तो ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं है, खुदा हमेशा से है। हम इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं। देखें, जो यूनिवर्सल ट्रूथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको तो आप कोई दोबारा से चैलेंज ना करें। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 + 2 = 4। ठीक है, अब इसे कोई 5 या 3 बनाने की कोशिश करे तो जुल्म पर मबनी काम कर रहा है। आप दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर लें तब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो अपनी जगह रहेगी। बिल्कुल इस तरीके से ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है। आपको पता है कुछ अरसा ये नजरिया रहा है 17वीं और 18वीं सदी में कि ये स्टेडी स्टेट कायनात है, हमेशा से ऐसे ही चल रही है। लेकिन ये अब नजरिया अपनी मौत मर गया। हम जिस एरा में बैठे हैं ना, ये नजरिया खत्म हो चुका है। आज से नहीं, बिग बैंग के बाद से ही, जब वो हबल ने वो टेलीस्कोप के जरिए चीज देखी थी 1920s में, तो हबल ने ये देखा कि कायनात में जितने भी ये इजराम फल्की हैं, यानी आसमान पे जितने आपको सियारे सितारे नजर आ रहे हैं ना, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और उसके लिए उसने स्पेक्ट्रम जब ड्रा किया, स्पेक्ट्रम जब ग्रेजुअली किसी चीज का लाइट का स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो, इट मींस कि वो आपसे दूर जा रही है। तो ये चीज लॉजिकल थी कि जब ये दूर जा रही है तो इसको टाइम में रिवर्स किया जाए तो किसी एक जगह से शुरू ही हो। यानी मैं हाथ में कुछ बॉल्स पकड़ूं और उन्हें यूं फेंकूं, सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये दूर इसलिए जा रहे हैं कि कहीं एक जगह से ये स्टार्ट हुए थे। ये तो एक नेचुरल चीज है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम टाइम को रिवर्स करें और ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएं कि जहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसकी डेंसिटी इंफिनिट थी, ना खत्म होने वाली, और वॉल्यूम 0 था। वॉल्यूम 0 है और डेंसिटी इंफिनिट है। इट मींस क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदमे महज से वजूद, कुछ नहीं था तो ये हो गया। और फिर वो कहते हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ है, इस बिग बैंग के बाद अगर 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से के अंदर भी जरा सी डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। और ये तो सिर्फ वजूद में आने की बात है, फिर जो बिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, हर सियारे के एतबार से हैं, जमीन का सूरज से फासला, फिर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी मूवमेंट, स्पीड, ये तो एक पूरी एक समझ लें एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान जाके गुम हो जाता है। इन सारी चीजों को कंसिडर करके स्टेडी स्टेट कायनात की थ्योरी तो होगी खत्म और बिग बैंग होगी स्टैब्लिश। अब ये तो साबित हो गया कि क्रिएशन एक्स नहीं लो हुई है, यानी इंसान या कायनात ये पैदा हुए हैं। प्रॉब्लम तब थी आपके लिए जब आप ये मानते कि ये भी हमेशा से हैं, हमेशा से इंसान पैदा हो रहे हैं और दूसरा एंड कोई नहीं है। ये तो मसला हल कर दिया आपका साइंस ने, उनका नहीं, क्रिएशन तो हुई है। अब इसका क्रिएटर है या नहीं है, इसके ऊपर वो आके बात करते हैं। अब ये जो फाइन ट्यूनिंग्स हैं, इनको समझने के लिए इतने दिमाग की जरूरत है, इतने ब्रेन्स की जरूरत है। डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इस हार्मोनी को समझने के लिए, बनाने के लिए नहीं सरकार, इतने ब्रेन्स लग जाएं। आज तक हम डिस्कवरीज ही कर रहे हैं। ये जितने हम चीजें दरियाफ्त करते हैं ना, वो हम कानून कुदरत दरियाफ्त करते हैं। यानी अगर हमने ये चीज एक्सप्लोर कर ली है कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो गुरूब होता ही नहीं है ना, निकलता है। तो ये एक फिजिकल फिनोमिना है जो हमने डिस्कवर किया है। इस फिनोमिना ने सूरज को पैदा नहीं किया। ये क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है, ये अगर आपको पता चल गया। अंडे में से चूजा निकलता है और चूजा इतने अरसे के लिए, अंडे को आप गरमाइश में रखते हैं 22 दिन के लिए मुर्गी के नीचे या किसी मशीन में, तो इस इंफॉर्मेशन ने चूजे को पैदा नहीं किया, बल्कि ये चूजे के पैदा होने के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप इसके अंदर मजीद चले जाएं, जितना डीप डिग करते जाएं, अल्टीमेटली आपकी एक इंफॉर्मेशन ऐड होगी। ये नहीं होगा कि आपको यह पता चल जाए कि इसने पैदा किया, वो तो मुर्गी को खुद नहीं पता
जो पैदा करने वाली है। क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, जिसको ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, इंसान को नहीं पता अभी तक मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है। ये तो भी साइंस थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर कर रही है। तो क्रिएटर तो हम इन क्वालिटीज के है ही नहीं है। और फिर पीछे एक ब्रेन इस एतबार से है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और ये भी चीज डेफिनेटली फिजिबिलिटी के तहत आप समझे मैथमेटिक्स में एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो चीज चल रही होती है उसके पीछे एक ब्रेन जरूर होता है। ब्रेन के बगैर ये कोई डिजाइन कर नहीं सकता। फिजिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, यानी डिसऑर्डर। खुदा न खास्ता यहां पे धमाका हो जाए तो हर चीज बिखर जाएगी। इसके बाद दुनिया का कोई धमाका दोबारा इसको इस हालत में अरेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं एंट्रोपी, कि कहीं पे बिगाड़ आता है तो वो बढ़ता है। ये हो सकता है कि मजीद आप लोग लाएं तो ये बिगाड़ और बढ़ता जाए, या जितना है उतना ही रहे, वापस ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक के दोबारा से इंटरवीन करके आप ये करना। जिस तरह वो जियारत में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के वो सारे वो म्यूजियम तबाह कर दिया था दहशतगर्दों ने, तो दोबारा से उन्होंने बनाया, तो खुद ब खुद तो नहीं बना। धमाके के बाद तो सब कुछ खुद ब खुद फैल गया था, लेकिन दोबारा उस जगह पे लाने के लिए आपको बजट लगा है, ब्रेन लगा है, एफर्ट पुट किए हैं, फिर जाके वो ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इसका मतलब है ऑर्डर बनाने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, डिसऑर्डर के लिए कोई मसला नहीं। और डिसऑर्डर के बाद दोबारा ऑर्डर बन जाए इसके लिए ब्रेन चाहिए। सरकार ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये कौन सा बिग बैंग है? छोटा सा धमाका ऑर्गेनाइज नहीं करता, चीज को बिगाड़ता है। और इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा ऑर्डर ले आया है कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज है। एक एक स्पीशी के ऊपर आप जिंदगी गुजारे, आप सिर्फ उसकी आदतें ही नहीं बता सकते क्या है। ये तो छोड़ दें कि ये बनी कैसी है। तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो ये ब्रेन तो एस्टैब्लिश है। अब अगला स्टेप ये है कि ये जो ब्रेन है, वो रिचर्ड डॉकिंस भी कहता है ना द गॉड डिल्यूजन में, जब फ्रेड हायल का जुमला उसे कोट किया गया ना, फ्रेड हायल एक बहुत बड़ा समझे फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था। उसने कहा था कि इंसान का बन जाना खुद ब खुद ये इसी तरह का फिनोमेना है, ये इससे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि कोई हवाई झक्कड़ टॉर्नेडो चला और उसने कूड़े कबाड़ के ढेर से मटेरियल उठाया और एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये दुनिया का कोई पागल बेवकूफ आदमी भी ये बात नहीं मानेगा। उसको छोड़ दे, एक बाल पॉइंट बनने को कोई नहीं मानेगा। तो उसने कहा इससे कॉम्प्लेक्स चीज इंसान है, उसको तुम ये माने हो कि खुद ब खुद मान गई है बगैर किसी ब्रेन के। अच्छा, तो इसका जवाब आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस ने क्या दिया? उसने एक चैप्टर बनाया, उसकी हेडिंग रखी द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर सबसे बड़ा बोइंग 747 तो गॉड है। आप ये कह रहे हो कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि खुद बन नहीं सकता किसी के बनाए बगैर, तो जो इसको बनाने वाला है वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो अल्टीमेट बोइंग 747 है। अगर इतना मुश्किल इंसान डीएनए स्ट्रक्चर वाला, ये आप कहते हो खुद नहीं बनेगा, इसको कोई बनाएगा, तो जिसने इसे बनाया है वो तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल। हाँ, वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा, तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तू क़यामत तक लगा रहा है, ये इक्वेशन कहीं खत्म नहीं होगी। ता वक्त के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो, तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ही तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है, ये कितनी बड़ी डेफिनेशन है। हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा, ना, ये तो हम एक अखलाकी से तर्जुमा कर रहे हैं ना। तो एक्चुअल तर्जुमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से है।